नमस्कार दोस्तों। तो 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया कि एनोनिमस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम अनकंडीशनल है। एक तरफ जहां इलेक्टोरल बॉन्ड को हम सेफ इंस्ट्रूमेंट मानते हैं पॉलिटिकल डोनेशन के लिए, और दूसरी साइड में ये बोला जा रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम सबसे बड़ा स्कैम हो सकता है। Electoral bonds. After all the delays, all the legal tussles and all the political fights, the data is out. The Supreme Court there slamming the SBI, the State Bank of India, for not disclosing the full data when it comes to the electoral bonds. A 5-judge bench scrapped India's electoral bond. पॉलिटिकल पार्टी का बोलना ये है कि ये ब्लैक मनी को कर्ब करेगा, और कुछ पार्टीज का बोलना ये है कि ये एक तरह से एक्सटॉर्शन का काम कर रहा है। तो आइए जानते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या और क्यों इसको एनडीए गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया, और अब क्यों ये इतना बड़ा इशू बन रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड को प्रेजेंट किया था यूनियन बजट 2017-18 में, एंड इसको प्रेजेंट किया था अरुण जेटली जी ने। वो उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो क्वेश्चन आता है कि एग्जैक्टली ये क्या है। तो पहले ये जानो, बिजनेस एंड पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे पर डिपेंड रही हैं। यह एक दूसरे की स्ट्रेंथ पिलर्स हैं। बिजनेस हाउस पॉलिटिकल पार्टीज को फंड करते हैं, बट क्वेश्चन ये रेज होता है कि क्यों। तो सपोज करो आप एक सोलर पावर पैनल मैन्युफैक्चरर हो और आप अपना रॉ मटेरियल चाइना से इंपोर्ट करते हो, और करंट गवर्नमेंट ने 100% की इंपोर्ट ड्यूटी इंपोज कर दी, और इसकी वजह से आपकी जो करंट कॉस्ट है वो $100 से $200 हो गई, और इसकी वजह से आप अपने यूरोपियन कॉम्पिटिटर से कम्पीट नहीं कर पाओगे जो सेम पैनल वो $150 में प्रोवाइड कर रहा है। और फिर समझो कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज आती है और अनाउंस करती है कि वो इंपोर्ट ड्यूटी हटा रही है। इसका मतलब आपकी कॉस्ट जो $200 थी वो अब दोबारा से $100 आ जाएगी, और आप इजिली अपने यूरोपियन कॉम्पिटिटर से कम्पीट कर पाओगे। तो आप क्या करोगे कि आप उस ओपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करोगे ताकि वो पावर में आ जाए और इंपोर्ट ड्यूटी रिमूव कर दे। बट इशू ये है कि अगर आप ओपनली फंड देना स्टार्ट करोगे तो चांसेस ये है कि जो पार्टी एट अ टाइम पे पावर में है उसके सपोर्टर्स जो होंगे वो आपको बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दे, और ये भी हो सकता है कि जो लोकल लीडर है वो आपको थ्रेट दे दे। तो क्या इसका सोल्यूशन ये है कि हम फंड ही ना दें? तो आंसर इज नो। अब आप क्या करोगे कि आप कैश में पैसा दोगे पार्टी को, और ये एक तरह से ब्लैक मनी की तरह सर्कुलेट होगी। तो 3 डिसएडवांटेजेस हैं अगर ओपनली एडमिट करेंगे पॉलिटिकल डोनेशंस। डोनर की रेपुटेशन पब्लिक एरेना में आ जाएगी, जिसकी वजह से उसकी ब्रांड वैल्यू खराब हो सकती है। दूसरा, स्टॉक डंपिंग हो सकती है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स का भरोसा कम हो जाएगा। थर्ड वन इज ब्लैक मनी सर्कुलेट होगा कैश के रूप में ओपनली। तो इलेक्टोरल बॉन्ड 2017 में इसलिए ही लाया गया ताकि पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग मिल सके लेजिटिमेट तरीके से, और कंपनीज को बस ये डिक्लेयर करना होगा कि उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज किया है, बट ये नहीं बताना कि किसको कितना डोनेट किया है। तो आप जानते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड की एट्रीब्यूट्स के बारे में। तो पहला है कि कोई भी पर्सन या कंपनी इन बॉन्ड्स को खरीद सकती है। सेकंड है कि बॉन्ड्स इशू होंगे थाउजेंड्स के मल्टीपल में, जैसे कि 1000, 1 लाख, 1 करोड़ एक्सेट्रा। थर्ड है कि इन बॉन्ड्स को खरीदने की कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। फोर्थ है कि जिन पार्टीज को 1% वोट मिले हैं प्रीवियस इलेक्शंस में वो ही इनको परचेज कर सकती है। लास्ट है कि ये बॉन्ड्स बस एसबीआई के ब्रांच से ही खरीदे जा सकते हैं, वो भी चेक या डिजिटल पेमेंट के थ्रू। आप कैश से इसको नहीं खरीद सकते। अगर मैं 1 करोड़ रुपए का बॉन्ड खरीदता हूँ बीजेपी को देने के लिए, तो बीजेपी उस बॉन्ड को कूपन की तरह यूज करेगी ताकि वो बैंक से रिडीम कर सके 15 दिन के अंदर, और अगर वो उसे रिडीम नहीं करेंगे तो ये पैसा ट्रांसफर हो जाएगा पीएम रिलीफ फंड के अंदर। तो इस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड काम करता है। तो अगर ये समझ आ गया हो तो अब समझते हैं कि आजकल क्या सिनेरियो चल रहा है। तो एडीआर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टोटल 28,030 इलेक्टोरल बॉन्ड, जिनकी कीमत 16,518 करोड़ रुपए है, वो सोल्ड किए गए मार्च 2018 से लेके जनवरी 2024 तक। तो जो एसबीआई ने रिपोर्ट सबमिट किया उससे क्या इंफॉर्मेशन निकल के आती है वो जानिए। बीजेपी टॉप बेनिफिशियरी निकल के आई इलेक्टोरल बॉन्ड से, जिसकी कीमत है 6060.5 करोड़, जो कि खरीदे गए अप्रैल 2019 से जनवरी 2024 तक, और सारी पार्टीज में ये हाईएस्ट है जो कि 47.5% कंट्रीब्यूट करता है अकेला।
टीएमसी सेकंड स्पॉट पे है विद 1609.50 करोड़ एंड कांग्रेस थर्ड स्पॉट पे है विद 1421.9 करोड़। तो अब सवाल आता है कि जब ऑलरेडी ये पार्टीज को लेजिटिमेट तरीके से पैसे डोनेट करवाता है तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों बोला? तो इसके 3 मेन रीजंस हैं। फर्स्ट है कि ये वायोलेट कर रहा था सिटीजन्स के राइट को अगेंस्ट राइट टू इंफॉर्मेशन। दूसरा ये कि डोनर्स की प्राइवेसी को सर्व नहीं करता एज क्विड प्रो क्यो मेजर। तो क्विड प्रो क्यो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है समथिंग फॉर समथिंग, मतलब कि हम आपको अगर कुछ देंगे तो हमें भी उसके बदले कुछ चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर पर्सन एक्स की कंपनी पे ईडी रेड करती है फॉर मनी लॉन्ड्रिंग, तो पॉलिटिकल पार्टीज ब्लैकमेल कर सकती है पर्सन एक्स को कि वो 5 करोड़ रुपीस डोनेट करे पार्टीज को और इस डोनेशन के बदले वो पर्सन एक्स को जाने देंगे। तो इसी वजह से आपने ट्विटर पे देखा होगा कि कैसे ईडी रेड्स को मनी एक्सटॉर्शन के लिए रिलेट कर रहे हैं। तो ये डाटा देखिए, आउट ऑफ 30 टॉप डोनर 14 को रेड किया गया ईडी के द्वारा। बट मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि इसका कोई कनेक्शन है एक दूसरे से, लेकिन 2 सिनेरियोस हो सकते हैं। पहला कि मनी ईडी रेड से पहले दिया हो। फॉर एग्जांपल, वेदांता ने इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज किया अप्रैल 2019 में और ईडी ने इसको रेड किया 2022 में। और सेकंड सिनेरियो ये हो सकता है कि पैसा ईडी रेड के बाद दिया हो। फॉर एग्जांपल, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस स्टार्ट किया फ्यूचर गेमिंग ग्रुप के अगेंस्ट 2 अप्रैल 2019 में और उसके 5 दिन बाद 7 अप्रैल को फ्यूचर गेमिंग ने 100 करोड़ रुपीस की इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज किया। तो यहाँ पे 3 चीजों में क्लैरिटी नहीं हो पाई। पहला कि ईडी ने उसको इसलिए जाने दिया क्योंकि उन्होंने मनी डोनेट कर दिया। सेकंड कि ईडी ने उनको जाने दिया क्योंकि वो गिल्टी नहीं थे, या ईडी उनको बिल्कुल जाने नहीं देगी। तो ये हम अपनी जुडिशरी पे छोड़ते हैं क्योंकि उनकी क्लैरिटी वो ही कर पाएंगे। एंड थर्ड है कि अनलिमिटेड डोनेशंस वायलेट कर रहे हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, क्योंकि इस इलेक्टोरल बॉन्ड पॉलिसी में कोई लिमिट नहीं है डोनेशन की कि कोई कितना भी पैसा डोनेट कर सकता है। इससे रिस्क रहता है कि फेयर इलेक्शंस नहीं पॉसिबल, क्योंकि वो अनलिमिटेड सोर्स को इलेक्शंस में यूज कर सकते हैं। तो अब आपको डिसाइड करना है कि ये क्या एथिकल है और क्या अनएथिकल, और कौन सही है और कौन गलत। मैं अपना ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद ही दे पाऊंगा। अगर आपने आज कुछ सीखा हो हमारी इस केस स्टडी से तो सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।